हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग की जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं सीटेट साइंस पेपर 2 से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस के बारे में बात कर लिया था, कंटेंट एंड पेडागोजी दोनों। उसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास हुई थी वो रिलेटेड थी जो कंटेंट थ्योरी का पार्ट सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं। उसमें जो कंटेंट वाला पार्ट है उसमें जो सबसे पहला दे रखा है भोजन के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ने हैं हम लोग को। भोजन के स्रोत, भोजन के घटक और क्लीनिंग कैसे करनी है, जिसमें हम लोगों ने भोजन के स्रोत के बारे में पिछली क्लास में पूरी तरीके से पढ़ लिया, जितना 6 to 8 एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। भोजन के दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम है भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भोजन के घटक के बारे में। तो भोजन के कौन कौन से घटक हैं या पोषक पदार्थ हैं, उनको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भोजन के घटक कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी व्यंजन हो या कोई भी भोज्य पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी भोजन हो या कोई भी व्यंजन हो, वो क्या होता है, एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है ना। कच्ची सामग्री उसमें इन्वॉल्व होती है, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्लांट और एनिमल से होती हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल से प्राप्त होती हैं, पौधे और जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी व्यंजन हो, कोई भी भोजन हो, एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से मिलकर बना होता है। और जो कच्ची सामग्री उसमें इंक्लूड होती है, जो कच्ची सामग्री उसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ आवश्यक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, भोजन के घटक बोलते हैं, या फिर उन्हें क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ बोलते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो वो मुख्यतः कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना, मिनरल्स एंड सॉल्ट हो गए। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं पोषक पदार्थ या कंपोनेंट ऑफ फूड। बेसिकली हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ फूड के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कंपोनेंट ऑफ फूड कहते किसे हैं ये मैंने समझा दिया। अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट 6 to 8 की बात कर रहे हैं। 6 to 8 एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितना दे रखा है उतना पढ़ना है हम लोगों को। जबकि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करा जाए, डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगी, बट हमें फोकस सिर्फ उतना ही करना है जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जितना पूछा जाता है 6 to 8 एनसीईआरटी में जितना दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, डेफिनेशन क्या होती है, तो जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिक्सचर क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है ना। तो क्या ये डेफिनेशन सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है डेफिनेशन। क्यों गलत है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक निश्चित रेशियो होना चाहिए। बिना रेशियो के कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ चाय बना दो बेटा, है ना, तो आप क्या करेंगे, चाय बनाएंगे, बहुत सारी उसमें चीनी मिला देंगे या फिर चाय पत्ती मिला देंगे, तो वो क्या सही होगी, है ना। पहले तो आप पूछेंगे कितने लोगों के लिए बनानी है, उसी हिसाब से पानी लेना है, उसी हिसाब से चाय पत्ती लेनी है, दूध मिक्स करना है और भी सारी चीज़ें उसी हिसाब से मिलानी है, तो एक बेटर चाय कहलाएगी, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहे हैं। सेम उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा जब तक कि हम रेशियो साथ में ना बताएं। तो कितना होना चाहिए इसका रेशियो, वो होता है 1:2:1 होता है। ये आया कहाँ से है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना। इसमें आप एक बार ध्यान से देखिए, अगर मैं 6 को कॉमन कर दूँ यहाँ पे, तो देखिए 6, अगर मैं 6 की बात करूँ यहाँ पे कॉमन कर रही हूँ, तो 6 के 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 के 6 आ रहा रेशियो। कार्बन का कितना रेशियो, 1 होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और इसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई किसकी डेफिनेशन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन के रूप में, है ना।
कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होगा, वो क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डेफिनेशन। एक थोड़ी सी न्यू डेफिनेशन है, इस एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लेते हैं। देखिए, एक न्यू डेफिनेशन ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं तो कार्बन और हाइड्रेट 2 वर्ड में टूटता है। ठीक है, कार्बन का मतलब कार्बन हो गया और हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसमें कार्बन का रेशियो 1 और हाइड्रोजन जो H2O मॉलिक्यूल है उसका रेशियो कितना हो 1 हो, वो क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। मतलब क्या है इसमें? इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है कि एक समान अनुपात में कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पर होंगे वो क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। इस चीज़ को सिर्फ ओरली मैंने बता दिया, उसका कारण है कि ये यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए रख लीजिए, अदर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, है ना। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल की अगर बात करें, मोनो का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे 1 शुगर प्रेजेंट होगी, डाई का मतलब 2 शुगर प्रेजेंट होगी, और पॉली का मतलब 1 से अधिक शुगर प्रेजेंट होगी। पॉली का मतलब होता है 1 से अधिक, डाई का मतलब 2 और मोनो का मतलब 1। ठीक है, तो जहाँ पर 1 शुगर प्रेजेंट है मोनोसैकेराइड्स कहलाएगा, जहाँ पे 2 शुगर प्रेजेंट है वहाँ पे डाइसैकेराइड्स कहलाएगा, और जहाँ पे 1 से अधिक शुगर प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? वो हैं मोनोसैकेराइड्स के, है ना। आगे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसैकेराइड्स के हैं। ठीक है, अब उसके अगर डाइसैकेराइड्स की बात करें तो सुक्रोज एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड्स का है। ओके, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ नॉलेज के रूप में आप जान लीजिए। अब हम बात करते हैं 6th 8 NCERT में कितना दे रखा है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता दिया नॉलेज के रूप में। अब जितना NCERT में दे रखा है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, ये लाइन अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके फॉर्म में होता है? मंड या शुगर के फॉर्म में होता है। ठीक है, मंड या शर्करा, अगर हिंदी में प्योर हिंदी बोले तो मंड या शर्करा बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंड को स्टार्च बोलते हैं, शर्करा को शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, तो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में होता है। आगे बात करते हैं इसके स्रोत की, तो स्रोत में हो गया जो जितनी सारी मीठी चीज़ें हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बट कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, जैसे गन्ना हो गया एग्जाम्पल में, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, और सारे यहाँ पे उन चीज़ों को, उन एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है जो NCERT में दे रखा है, और है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो शकरकंद, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया आदि। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो इतना कार्बोहाइड्रेट के बारे में दे रखा है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या चीज़? परीक्षण कैसे करेंगे? कोई भी हमारे पास भोज्य पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, हम कैसे जानेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? तो उसके लिए NCERT में टेस्ट दे रखा है। ठीक है, परीक्षण दे रखा है, कैसे आप टेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए, पहले जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट का तो मैं बताऊंगी, बहुत ही सिंपल है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इनके टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनके टेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना, कुछ हमें सॉल्यूशन चाहिए, है ना, तो वो पढ़ लेते हैं जो कि NCERT में एक बॉक्स में अलग से दे रखा है, तो वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आयोडीन सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। आयोडीन का डाइल्यूट
विलयन चाहिए हमें, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको आधी टेस्ट ट्यूब हम वाटर फिलअप कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन डालेंगे, ठीक है। किसकी डालेंगे, टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। क्या तैयार हो जाएगा, हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, किसका, आयोडीन का। ये चीज़ समझ में आई। दूसरा हमें किसकी आवश्यकता है, CuSO4 विलयन की, कॉपर सल्फेट। CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का हमें क्या किसकी आवश्यकता है, विलयन की आवश्यकता है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए करना क्या है, 100 ml वाटर लेना है, कितना, 100 ml वाटर लेना है और उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट ऐड करना है, वो भी कितना, 2 ग्राम, ठीक है। 100 ml वाटर लेना है और उसके बाद उसमें 2 ग्राम CuSO4 कॉपर सल्फेट ऐड करना है और अच्छे से उसको घोलना है, मिक्स करना है और क्या बन के तैयार हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा कॉपर सल्फेट का विलयन। ये चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 ml वाटर में कितना CuSO4, कितना कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे कि हमें कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त होगा। तो 2 ग्राम, ये चीज़ याद रखना, कितना, 2 ग्राम, या उल्टा पूछ सकते हैं कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऐड करेंगे कि हमें कॉपर सल्फेट का विलयन प्राप्त हो। तो वो है 100 ml वाटर, यानी 100 ml वाटर में कितने कॉपर सल्फेट की आवश्यकता है, 2 ग्राम, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है। तो दोनों याद रखना, कास्टिक सोडा और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH होता है ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम, OH को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसके बाद आगे बात करते हैं इसका विलयन कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, 100 ml वाटर लेना है और उसके बाद उसमें 10 ग्राम NaOH ऐड करना है। 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaOH ऐड करेंगे तो हमें अभीष्ट NaOH सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जब हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ है, कैसे जानेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, उसका टेस्ट कैसे करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, जो भी भोज्य पदार्थ है, ठीक है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी अल्प मात्रा लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 2 या 3 बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। क्या मैंने बताया, भोज्य पदार्थ लेंगे, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें 2 या 3 बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे। अब समझ में आया कि आयोडीन सॉल्यूशन हमने पहले क्यों बनाया, है ना, क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता है उसकी, है ना। और बॉक्स में NCERT में बाकायदा दे रखा है ये चीज़, तो दिमाग में अच्छे से रखना, ठीक है। हम भोज्य पदार्थ का थोड़ी सी मात्रा लेंगे और 2 या 3 बूंदे हम किसकी डालेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे। ड्रॉपर आप समझ रहे हैं ना, वो आता है ड्रॉपर, अब उसको मैं कैसे बताऊँ, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ऐसे, और इसमें भर के यहाँ से आराम से इसको दबाएंगे तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जो भी इसमें लिक्विड, जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे होगा तो वो बूंद बूंद के फॉर्म में निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, भोज्य पदार्थ लेंगे, ठीक है, उसकी थोड़ी सी मात्रा, और ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, जो आयोडीन है उसको 2 या 3 बूंदे उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, डालेंगे। और जब हम उस भोज्य पदार्थ में 2 या 3 बूंदे किसके डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे, तो क्या होगा, उस भोज्य पदार्थ का यदि कलर नीला या काला हो जाता है, ठीक है, भोज्य पदार्थ का जो कलर है वो नीले या काले में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हमारे भोजन में होता है, मंड या शर्करा के फॉर्म में होता है, स्टार्च या फिर शुगर के फॉर्म में होता है, या नहीं बोलेंगे, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखिए अगर वहाँ पे नीला या काला रंग आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें दे दिए कि ठीक है, थोड़ी सी मात्रा लिया और उसमें सारी चीज़ें डाला, मतलब कि आयोडीन की 2 या 3 बूंदे डाल दी, और उसके बाद क्या हुआ, नीला या पीला हो गया, नीला या लाल हो गया, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसा कलर आना चाहिए, नीला या काला आना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई।
तो इतनी चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो देखिए, प्रोटीन की खोज किसने करी थी? प्रोटीन की खोज किया था किसने? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो देखिए, प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि में हेल्प करते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं, उनके मरम्मत में हेल्प करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डर्स ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, और शरीर वर्धक अवयव बोला जाता है, घटक बोला जाता है, क्योंकि वृद्धि में हेल्प करते हैं तो शरीर वर्धक अवयव है और बॉडी बिल्डर ऑफ सेल बोला जाता है। ये चीज़ क्लियर हुई। ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं? अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, बहुलक होते हैं। वैसे यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, बस नॉलेज के फॉर्म में आप याद रखिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इनके स्रोत की बात करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जितनी सारी दालें हैं उन सभी में क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर बात करते हैं वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अंडे हो गया, मटर हो गया, पनीर हो गया आदि। हमने बताया कि उन चीज़ों को यहाँ मैंने लिखा है जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, और हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है क्वाशीकोर, और कौन सा है? मैरमस। ठीक है, मैरस्मस। ठीक है, मैरस्मस और क्वाशीकोर। ठीक है, क्वाशीकोर एवं कौन सा है? मैरस्मस। ये रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। इसमें होता क्या है? शरीर दुबला पतला हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी और पेट बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक है, छोटे बच्चों में होता है। तो आपको समझ में आया कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। अब आगे बात करते हैं प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। कोई भी हमारे पास खाद्य सामग्री है, कैसे जानेंगे कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, है ना? तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। देखिए, करेंगे क्या? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, और उसमें यदि कोई ठोस पदार्थ है, जो भी मेरा खाने वाला भोज्य पदार्थ है, यदि ये ठोस है तो उसका पेस्ट बना लेंगे, है ना? या फिर उसे हम क्या करेंगे? उसका चूर्ण तैयार कर लेंगे, पाउडर के फॉर्म में करेंगे, और उसको क्या करेंगे? एक साफ टेस्ट ट्यूब में डालेंगे उस चूर्ण को, और उसके बाद क्या करेंगे? उसमें 10 बूंदे वाटर की डालेंगे, है ना? मैंने बताया एक साफ टेस्ट ट्यूब लेंगे, और जो भी हमारा भोज्य पदार्थ है उसको अगर सॉलिड है, मतलब ठोस है, तो उसको हम पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? 10 बूंदे किसकी डालेंगे? वाटर की डालेंगे, पानी की डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? उसमें पाउडर के फॉर्म में जो भी हमारी भोज्य सामग्री है, जो भी खाद्य सामग्री है, उसको पाउडर के फॉर्म में डाला, 10 बूंद वाटर ऐड किया उसमें, है ना? और उसके बाद क्या करना है? 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है। और उसके बाद होता क्या है? यदि उस भोज्य पदार्थ जो भी खाद्य सामग्री है उसका कलर बैंगनी हो जाता है, कैसा होना चाहिए? बैंगनी हो जाता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, उस खाद्य सामग्री में प्रोटीन प्रेजेंट है। यदि बैंगनी कलर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। तो कैसे इस प्रोटीन का टेस्ट है ये आपको समझ में आया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ये दोनों टेस्ट अच्छे से दिमाग में याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 2 की जगह पे 4 बूंद कर दें, 10 बूंद कर दें, यहाँ पे इस सोल्यूशन की जगह पे कोई दूसरा सोल्यूशन ऐड कर दें, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा सोल्यूशन हमें यूज़ करना है? कॉपर सल्फेट का। और कार्बोहाइड्रेट में आयोडीन का सोल्यूशन यूज़ करना है, प्रोटीन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, और कितनी बूंदे, ये सारी चीज़ें, कौन सा कलर आएगा, इसमें कौन सा कलर आएगा, ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ फ्रेंड्स प्रोटीन से रिलेटेड जितना 6 to 8 एनसीईआरटी में दे रखा है ना? अब आइए बात करते हैं फैट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए फैट की अगर बात करें तो फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है ना? किससे? फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। अब आगे बात करते हैं, जो फैट है वो एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें क्या प्राप्त होता है? तो एनर्जी प्राप्त होती है ना? प्रोटीन से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती, वाटर से भी हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है,
तो जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, कैसे? ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनका स्रोत जो है, फैट का जो स्रोत है, तो जितनी सारी ऑयली चीज़ें हैं जैसे मूंगफली हो गया, तिल हो गया, घी हो गया, ये हैं किससे रिलेटेड? प्लांट से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं कि जंतुओं से रिलेटेड, तो मांस हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, तो इनसे क्या प्राप्त होता है हमें? तो फैट प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी खाद्य सामग्री हो सकती है, उसमें एक से अधिक पोषक पदार्थ प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, एक से अधिक पोषक पदार्थ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में, अंडे में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, फैट भी होता है ना। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो जो फैट है वो एनर्जी देने वाला घटक है या पोषक पदार्थ है, सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह। लेकिन एक चीज़ दिमाग में याद रखना कि हमें वसा से, नोट पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो फैट है यानी वसा जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें वसा से सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त होती है, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए, है ना। लेकिन सबसे अधिक एनर्जी किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये बने कि इंस्टेंट एनर्जी, है ना, तुरंत एनर्जी किससे प्राप्त होती है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, है ना। दोनों चीज़ें क्लियर हुई। तुरंत एनर्जी किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना जब बहुत थक जाते हैं। और फैट से हमें क्या होती है? सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, फैट के बारे में, ये प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो चावल होता है ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। मैंने बताया कि कोई भी खाद्य सामग्री हो, उसमें एक से अधिक पोषक पदार्थ प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैं चावल की बात करूँ तो चावल में एक से अधिक पोषक, सबसे ज़्यादा पोषक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि उसमें प्रेजेंट होता है, किसमें? चावल में। ओके, तो आप इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके आगे बात करते हैं प्रोटीन। आगे जो सारी प्रोटीन तो मैंने बता ही दिया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, और इसके आगे जो मिनरल्स हैं, है ना, उनकी विटामिन्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। साइड हो जाती हूँ, ले लीजिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में। ओके, तो देखिए, विटामिन्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कितनी होती है? बहुत ही कम मात्रा में होती है। कितनी होती है? बहुत ही कम मात्रा में होती है। और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका वर्क होता है मेनली हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो गया। विटामिन्स की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज करी थी ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने। स्पेलिंग होगी LUNIN। ठीक है, ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज करी थी। लेकिन जो विटामिन शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था फंक ने। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसी दूसरे वैज्ञानिक ने किया है, और विटामिन शब्द का यूज़ जो किया गया है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? सबसे पहले तो वो है, उनका नाम है फंक। ठीक है, खोज ल्यूनिन ने किया, शब्द का प्रयोग किसने किया? फंक ने किया। इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कितनी होती है? तो कम मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करना। ठीक है, इतना ही याद करना है। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कौन कौन से विटामिन 6 to 8 NCERT में दे रखे हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो वो इतने विटामिन हैं जो कि 6 to 8 NCERT में दे रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वो कौन कौन से विटामिन हैं। सबसे पहला है विटामिन ए, और इनके बारे में हमने एक टेबल बनाई है, और टेबल इसी फॉर्म में टेबल बनी हुई है NCERT में, है ना। तो उसको देख ही लेते हैं। देखिए, टेबल में क्या क्या है, विटामिन पहले कौन सा है, फिर उसके बाद उसके स्रोत क्या हैं, और उसके कमी से होने वाले रोग कौन से, क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो उस रोग के, है ना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। और यहाँ पे मैंने एक कॉलम नहीं बनाया रासायनिक नाम का, इस जो विटामिन दे रखे हैं इनके रासायनिक नाम का, तो इधर मैं बना देती हूँ। ठीक है, वहाँ नहीं बनाया, इधर बना देती हूँ रासायनिक नाम। ठीक है,
जो कि इस टेबल में था नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए जो है उसका सबसे पहले रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल, ठीक है। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब हम बात करेंगे विटामिन ए जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी किन चीज़ों में पाया जाता है। तो उसके स्रोत की, मीन्स दैट क्या मतलब, स्रोत देखते हैं। तो स्रोत में पपीता हो गया, जितने सारे पीले फल हैं, ठीक है, पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, आम पकने की बात करें, पकने के बाद, ठीक है, आम हो गया आदि, इन सभी फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोग कौन सा होगा? तो देखिए, रतौंधी जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है? रतौंधी। आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की कमी से होती है। रोग में उसमें नाम लिखा है एनसीईआरटी में, क्षीणता दृष्टिहीनता, ठीक है, जिसे बोलते हैं रतौंधी। अब क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब हमें ये क्षीणता दृष्टिहीनता होती है तब? तो लक्षण है, कमजोर दृष्टि हो जाती है हमारी, है ना, अंधेरे में हमें कम दिखाई देता है, कभी कभी क्या होता है, दिखाई देना ही बंद हो जाता है। तो ये होते हैं लक्षण विटामिन ए की कमी से जब हमें रतौंधी होती है, या फिर जो यहाँ पे दे रखा है क्षीणता या दृष्टिहीनता, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की, ठीक है। विटामिन बी, तो सबसे पहले विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। अब बात करते हैं विटामिन बी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ें मैंने बताया, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है जो एनसीईआरटी में अभी दे रखी हैं। जबकि देखा जाए बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में जो दे रखी हैं वो मैंने लिखा है, और होती तो बहुत सारी चीज़ें। तो विटामिन बी कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे हो गया चावल हो गया, गेहूँ हो गया, है ना, और यकृत हो गया, मांस जिसे बोलेंगे, आदि, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें क्या होता है, वही यहाँ पे लक्षण दे रखे हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी पेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, हमें थकान महसूस होती है, एनर्जेटिक शरीर नहीं रहता है ना, हमेशा थकान महसूस होती है, हमारी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, क्या पता चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी, हमें क्या खाना चाहिए? चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मांस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए? खानी चाहिए, है ना। और ये तो समझ में आ गया कि उस रोग को क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं विटामिन सी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक दिख रहा है फ्रेंड्स आपको? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम। केमिकल जो इसका नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब बात करते हैं विटामिन सी का स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, यहाँ पे मिर्च अच्छे से याद रखना, ठीक है, मिर्च में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नींबू हो गया, आंवला हो गया, आंवला रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। टमाटर हो गया, संतरा हो गया, आदि जितने सारे सिट्रस फूड हैं, ठीक है, खट्टे फल हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। इसमें क्या होता है, जो हमारे मसूड़ हैं, ये मसूड़ है ना, उनमें खून आता है, ठीक है, खून आने लगता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। और क्या होता है, जो घाव अगर कहीं हो जाता है तो उसको भरने में टाइम लगता है, ठीक है, देर लगती है। घाव भरने में अधिक समय लगना वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है, यानी हमें कौन सा रोग है? स्कर्वी है, ठीक है। हमें क्या खाना चाहिए? अमरूद, मिर्च हो गया, नींबू हो गया, सिट्रस फूड खाने चाहिए, ठीक है, खट्टे फल। आगे बात करते हैं विटामिन डी। अब सबसे पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी, हाँ, विटामिन जो डी है इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल।
अब बात करते हैं विटामिन सी डी का स्रोत क्या है। वो है मछली, अंडे, मक्खन, दूध आदि। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने उतनी ही लिखी जितनी एनसीईआरटी में। मछली हो गया, अंडे हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, आदि चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अब विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा, रिकेट्स होगा, जिसे क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सूखा रोग भी बोला जाता है, सूखा रोग। और इसमें होता क्या है, जो हमारी अस्थियां होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो मुलायम हो जाती हैं और मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, और यही एक विटामिन है जो हमारा शरीर जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में, है ना, सूर्य की उपस्थिति में बनाता है। इसीलिए इसको कौन सा हार्मोन्स जैसा विटामिन बोलते हैं, क्योंकि हार्मोन्स हमारे शरीर में अपने आप से बनते हैं, है ना, उनको हमें बनाना नहीं पड़ता है। और विटामिन डी भी ऐसे ही है कि अपने आप से हमारे शरीर में बनता है। कब, जब हम सूर्य की उपस्थिति, मतलब कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, है ना, तब ये क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन्स की तरह वर्क करता है, तो वो है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हार्मोन्स वाला विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, विटामिन के की बात करते हैं, है ना, विटामिन के की बात करते हैं। वहाँ पे विटामिन डी जो है हार्मोन्स की तरह वर्क नहीं करता है, हार्मोन्स जैसा विटामिन है। ठीक है, हार्मोन्स जैसा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वो खुद बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पे विटामिन के की, तो विटामिन के का सबसे पहले रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है विटामिन के। और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा, उसे बोलते हैं रक्त स्त्राव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो खून का जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। ब्लड क्लॉटिंग नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, है ना, अगर इस विटामिन की कमी होगी हमारे शरीर में। तो आई थिंक आपको ये विटामिन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ विटामिन हैं। एक चीज़ और याद रखना है, सबसे पहले जो ये अल्फ़ाबेट के आधार पे विटामिन का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किसने किया, वो किया था ड्रमंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, ड्रमंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे स्पेलिंग में लिख दो, DRUMMOND। ठीक है, ये वैज्ञानिक है जिन्होंने जो विटामिन है इनको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। ओके, अब बात करते हैं जो घुलनशीलता के आधार पे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट में सॉल्युबल, दूसरा वाटर में सॉल्युबल, यानी वसा में और वो जल में। तो वसा में जो घुलनशीलता के आधार पर अगर वसा की बात करें, वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो वो है ए है, डी है, ई है। ई यहाँ पे नहीं दे रखा है, ई जो विटामिन ई मैंने इसलिए यहाँ नहीं बताया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं था, इस वजह से नहीं बताया। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे जान लेते हैं, विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, है ना। उसकी कमी से क्या होता है, तो बांझपन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई विटामिन ई से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात करते हैं वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई के। कौन कौन से हैं, ए, डी, ई के। और जल में हैं बी और सी। और देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, ये जल में घुलनशील होने के कारण हमारे यूरिन के साथ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और सबसे जल्दी अगर बात करें तो वो कौन सा है, विटामिन सी, जो हमारे यूरिन के साथ